हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे और चंगे होंगे। ये हमारी क्लास 10th की इलेक्ट्रिसिटी का तीसरा लेक्चर है। क्लास 10th की साइंस के इलेक्ट्रिसिटी का ये तीसरा लेक्चर है। ये इससे पहले हमने 2 लेक्चर करवा दिए हैं। हमने दूसरे लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था और इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ा था। वो इलेक्ट्रिक फोर्स कूलम फोर्स जो होता है उसके बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। और चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, ठीक है। चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। ये हमारा जो लेक्चर है इसमें हम अपने पोटेंशियल डिफरेंट ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस या कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और करंट के बारे में हम क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है भाई। चलिए स्टार्ट करता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड की पढ़ने के बाद हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में अब जानेंगे, ठीक है। तो बता दूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट कराने के लिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देते हैं। जैसे होता है ना, बैटरी होती है ना, बोला जाता है बैटरी 5 वोल्ट की है, 10 वोल्ट की है। ये जो होता है इलेक्ट्रॉन चार्जेस को धक्का मारने का काम करता है, ठीक है। क्योंकि कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। लेकिन वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं। रैंडमली क्या होते हैं, मूव करते हैं एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट टू राइट जाते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट आते हैं, ठीक है। इस वजह से नेट जो इलेक्ट्रिसिटी, नेट चार्ज अगर देखा जाए क्रॉस सेक्शन एरिया से तो 0 फ्लो करते हैं। यानी कि चार्ज का मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो चार्ज लेके मूव करते हैं, अपने सर पे रख के मूव करते हैं, ठीक है भाई। तो 0 इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाने के लिए हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक वोल्टेज का सहारा लेते हैं। बैटरी लगा देते हैं। जब बैटरी लगाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, ठीक है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इलेक्ट्रॉनों को धक्का देती है और एक पर्टिकुलर से एक डायरेक्शन में उन्हें मूवमेंट कराती है। और ये पैराबोलिक पाथ में क्या करते हैं, मूवमेंट करते हुए क्रॉस सेक्शन एरिया से क्या होते हैं, समय के साथ दौड़ते रहते हैं, जिससे हमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड as the work done is the bring a unit positive charge from the infinity to that point against the electric field, ठीक है। किसी पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, किसी पॉजिटिव यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी पॉइंट पे लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, हमें जो वर्क डन करना पड़ता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट इज द डिनोटेड बाय V, इसे V द्वारा डिनोट किया जाता है। देखा ही होगा आपने, बैटरी में लगा था 20 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 40 वोल्ट। घर की इलेक्ट्रिसिटी 220 वोल्ट, ठीक है। चलिए, लेट W is the work done to bring a charge Q from the infinity to a given point in the electric field. In electric field, at that point is given by V बराबर W अपन Q, ठीक है। देखो V चार्ज को, पेन कहाँ गई हमारी, हाँ, V चार्ज को सपोज V चार्ज को लाने के लिए, Q चार्ज को लाने के लिए W वर्क डन करना पड़ रहा है, ठीक है। Q चार्ज को लाने के लिए W वर्क करना पड़ रहा है। तो बताओ कि यूनिट चार्ज को लेने के लिए कितना पड़ेगा, 1 × Q इक्वल टू W कार्य करना पड़ता है। एक यूनिट चार्ज को कितना लाना पड़ेगा, W अपन Q। यही जो होता है यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये वोल्ट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक
ये तो मात्रक हो जाए ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन्फिनिटी से किसी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, जब हमारी, देखो ध्यान से समझो, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस बिंदु पर लाने के लिए, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे, सपोज ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इन्फिनिटी पॉइंट से इस बिंदु पर लाने के लिए जो हमें कार्य करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे को होता है ना, देखिए कोई बॉक्स रखा है, ठीक है, ये बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है, ठीक है, या पेन रखी हुई, ठीक है, इस पेन को हम क्या करते हैं, धक्का देते हैं, ऐसे ही धक्का देते हैं, हमने कुछ वर्क डन किया, ठीक है, भले ही वो वर्क डन बहुत ही कम हो, लेकिन हमने कुछ वर्क डन किया। आपने वर्क डन का फार्मूला पढ़ा होगा, वी डब्ल्यू बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, एफ और एस के बीच का क्या होता है, कोण होता है, ठीक है। सपोज एक बॉडी को अगर हम एफ लगा के मूवमेंट कर देते हैं एस मीटर, तो उसका जो वर्क डन होगा कितना होगा, एफ इंटू एस और कॉस थीटा, जिधर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन उधर एफ की डायरेक्शन है, यानी कि थीटा बराबर यहाँ पे 0 है, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, यानी कि W बराबर हो गया एफ एस। हमने वर्क डन किया ना। ठीक उसी प्रकार किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो कार्य करना पड़ते हैं उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। बस सिंपल सी बात है, ठीक है भाई। ये सब चीज़ें हमने क्या कर दी, यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। इसको याद करने का, V बराबर होता है W/Q, V बराबर हो गया W/Q, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये क्या होगा, वर्क डन, ठीक है। और क्या है, चार्ज है, ठीक है भाई। ये हो गया चार्ज, हो गया यूनिट चार्ज, ठीक है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होती है, तो V बराबर W/Q, W की वर्क का मात्रा क्या होता है, V बराबर होता है W/Q, है ना। तो वर्क का मात्रा क्या होता है, वर्क का F इंटू एस, ये क्या होगा, न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन मीटर को ही क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं, ठीक है। तो वर्क का मात्रा क्या होगा, जूल, और चार्ज का मात्रा क्या होगा, चार्ज का मात्रा अभी बताया था तुम पीछे, कूलाम। तो क्या होगा, जूल पर कूलाम, ठीक है, जूल पर कूलाम होता है, ठीक है। इसी जूल पर कूलाम को क्या बोलते हैं, बोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोल्ट, ठीक है भाई। देखो V बराबर होता है W/Q, वर्क डन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल होती है। जूल कैसे होती है, F इंटू एस, F इंटू यानी कि न्यूटन इंटू मीटर को ही जूल बोला जाता है। और चार्ज का मात्रा क्या होगा, कूलम। तो जूल पर कूलम, जूल बटा कूलम, इसी को बोला जाता है बोल्ट, ठीक है भाई। ये सब चीजें हमने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। स्मॉलर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि V की स्मॉलर यूनिट, मिली बोल्ट 10⁻³ वोल्ट, माइक्रो बोल्ट 10⁻6 वोल्ट, किलो बोल्ट 10⁻³ वोल्ट, मेगा बोल्ट 10⁻6 वोल्ट। ये लार्जेस्ट यूनिट है, ये लार्जेस्ट यूनिट, ठीक है। कोई पूछता है कि मेगा बोल्ट, 1 मेगा बोल्ट कितना होता है, 10⁻6 वोल्ट। 1 किलो वोल्ट कितना होता है, 10⁻³ वोल्ट, ठीक है भाई। चलिए अब हम आते हैं, ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। ये इलेक्ट्रिक, अब होगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये चीज़ें समझना। वहाँ पे हमने पढ़ा था इन्फिनिटी से जो इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं, यहाँ पे क्या होगा, द पोटेंशियल डिफरेंट VB माइनस VA, यानी पोटेंशियल, एक पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंट VA है और दूसरे का पोटेंशियल डिफरेंट अगर VB है, तो
इस चार्ज को यहाँ पे लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है ना, यानी कि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल वी है और यहाँ का पोटेंशियल वी भी है, तो इस चार्ज को इस पॉइंट से इस बिंदु तक लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है वही क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंट होता है। ठीक है, देखो ये जो है वी ए, ये क्या है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ ये कैसे हुआ, हमने क्या इन्फिनिटी से कोई चार्ज को क्या कर लिया, यहाँ पे लाया है। ठीक है, इन्फिनिटी से यहाँ पे लाया, और फिर यहाँ से अगर फिर हम क्या करते हैं उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरी पॉइंट पे अगर हम लेके जाते हैं तो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंट, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ अलग है। यहाँ के जैसे कि यहाँ का अगर 10 वोल्ट है और यहाँ से यहाँ पे लाने पे अगर हो जा रहा है तो हमारा 20 वोल्ट, हाँ यहाँ का पोटेंशियल 20 वोल्ट है, यहाँ का 10 वोल्ट, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना होगा, 20 - 10 यानी कि 10 वोल्ट, W/Q। ये हमारा हो गया पोटेंशियल डिफरेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोटेंशियल डिफरेंट। ठीक है, ठीक है भाई, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं ना, ए से बी तक जा रहे हैं, ए पॉइंट से बी पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे VB - VA = W/Q। इसका भी मात्रक वही होता है, वोल्ट, ठीक है, या जूल पर कूलम। ये पोटेंशियल डिफरेंट है, ये पोटेंशियल है। ठीक है, जिसे बोला जाए ना 10 और 20 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो 10। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम, अब हमने तो ये पढ़ लिया। ठीक है, इसको आप अच्छे से हम नोट्स दे देंगे आपको। ठीक है भाई, चलिए अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। कहाँ पे आते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पे। इलेक्ट्रिक करंट हमने बताया था इलेक्ट्रिक करंट कैसे जनरेट होती है। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, कई तरीके से हमें क्या करना है, फ्लो करवाना है किसी भी तरीके से। हम तो चाहेंगे उसे रोटेटरी अपने हाथों से ऐसे घुमा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी, करंट जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहां पे वोल्टेज के थ्रू क्या करेंगे, मूवमेंट करवाएंगे, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, चार्जेस का। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, द टाइम रेट ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड करंट। सिंपल सा ये बात है, एक क्रॉस सेक्शन से पर सेकेंड कितने चार्ज मूव कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, वही क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रिक करंट होती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। एक हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस क्रॉस सेक्शन से प्रति सेकेंड यानी कि पर सेकेंड जो है कितने चार्जेस मूव कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, वही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। ठीक है, सपोज जैसे कि अगर Q चार्ज जा रहा है T टाइम में, T टाइम अगर Q चार्ज जा रहा है, हमारा Q चार्ज अगर मूव कर रहा है T टाइम, इस क्रॉस सेक्शन से Q चार्ज अगर जा रहा है, तो बताओ कि एक सेकेंड में कितने चार्ज आएंगे, Q/T। यही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यूनिटी मेथड देखो लग गया हमारा। Q चार्ज आ रहा है T टाइम में, तो एक सेकेंड में कितना जाएगा, Q/T। यही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। इसको I द्वारा डिनोट किया जाता है, इसका मात्रक एम्पियर होता है। तो ठीक है, तो सो इफ द थ्रू अ क्रॉस सेक्शन डेल्टा Q चार्जेस इन द डेल्टा T टाइम में। ठीक है, एक डेल्टा T टाइम, तो एवरेज देखो, यहाँ पे एवरेज की बात हुई। देखो एक कॉन्टिन्यूअस अगर नहीं है फ्लो है, कॉन्टिन्यूअस फ्लो नहीं है। ठीक है, एक कॉन्टिन्यूअस, जैसे कॉन्टिन्यूस की स्पीड होती है 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रहे हैं। ठीक है, अगर कोई आदमी जाता है, ठीक है, बाइक से जाता है, तो आता है, फिर उसके बाद तो आप पूछते हैं कि बताओ भाई आप कितनी स्पीड से गए, तो ऐसा तो है नहीं कि एक कांस्टेंट स्पीड से गया है, तो उसका एक एवरेज रहता है कि 40-50 की स्पीड में शायद मैं गया हूँ, इतना बोलता है, एक एवरेज। ठीक इसी प्रकार अगर चार्ज कंटिन्यूसली फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उनका एवरेज जो होता है डेल्टा Q/डेल्टा T होता है। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस की बात की जाए, माने
जैसे स्पीडोमीटर ना, स्पीडोमीटर जो होती है, स्पीडोमीटर जो होता है बाइक में जो लगी होती है स्पीडोमीटर, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को बताता है। क्या बताता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। एकदम बहुत ही एक एक सेकेंड की खबर देता है कि एक सेकेंड में आपकी वेलोसिटी कितनी गई। ठीक है भाई। तो वहाँ पे इंस्टेंटेनियस यानी कि जीरो के बहुत ही करीब, जीरो नहीं, उतने टाइम में कितने चार्जेस फ्लो किए हैं और कितनी करंट जनरेट हुई है, ये इंस्टेंटेनियस करंट कहलाते हैं। ठीक है। तो हो गया dq/dt। dt सबसे छोटा, डेल्टा सबसे छोटा। ठीक है। छोटा अमाउंट क्या है? ठीक है भाई। ठीक है। इफ फ्लो इज यूनिफॉर्म, अगर फ्लो हमने बताया था अगर फ्लो यूनिफॉर्म हो तो हम लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है, I = Q/T। ठीक है। यहाँ पे I क्या है? I जो है करंट और Q जो है चार्जेस और T जो है टाइम है। SI यूनिट ऑफ द करंट क्या होगा? एम्पियर। देखिए ये हो गया I और ये हो गया Q/T। तो Q का मात्रक क्या होता है अभी बता दे, कूलम, और टाइम का मात्रक होता है सेकेंड। तो C/S क्या होता है? C माने कि कूलम/सेकेंड जो होता है इसी को बोला जाता है एम्पियर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? एम्पियर। ठीक है। कूलम पर सेकेंड को, या कोई पूछता है बताओ कि कूलम पर सेकेंड को और क्या कहते हैं, तो क्या कहोगे? एम्पियर। निकालने का सिंपल सा तरीका ये होता है कि फार्मूला पता हो, जैसे जैसे है वैसे वैसे उनका मात्रक रख दो, बस पता चल जाता है फट से। CGS यूनिट ऑफ करंट बायोट होता है, इसे आप याद भी रख सकते हैं या ना याद करो कोई बात नहीं, ये ज़्यादा यूज नहीं होता। ठीक है। हमने एक बस बताने के लिए रख दिया। ठीक है। तो CGS यूनिट ऑफ द करंट क्या होता है? बायोट। क्या होता है? बायोट। ये आपको जल्दी मिलेगा नहीं, हमने खोज के यहाँ पे रखा है। ठीक है। तो CGS यूनिट ऑफ करंट क्या होता है? बायोट। जैसे जूल होता है ना, जूल का CGS यूनिट क्या होता है? वर्क डन का CGS यूनिट, जूल का CGS यूनिट कह रहा हूँ, वर्क डन का वो क्या होता? वर्क का होता है डाइन। ठीक है। डाइन होता है। चलिए अब देखिए डायरेक्शन ऑफ फ्लो। डायरेक्शन ऑफ फ्लो यानी कि करंट की डायरेक्शन किधर होती है। अब डायरेक्शन के बारे में बताते हैं कि करंट किधर मूव करती है। तो अब एक कन्वेंशनल डायरेक्शन माना जाता है करंट की, जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं उसकी दिशा में करंट को माना जाता है। ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो मूव नहीं करते, पॉजिटिव तो मूव नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं ना। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन मूव थोड़ी करता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो जो करंट की डायरेक्शन, करंट की जो डायरेक्शन होती है वो प्रोटॉन की डायरेक्ट, एक तरीके से बोलो प्रोटॉन, देखो इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव कर रहा है, प्रोटॉन अगर, इलेक्ट्रॉन जब इधर मूव कर रहा है तो प्रोटॉन इधर मूव कर रहा है, माने पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज, एक तरीके से बोलो पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है। ठीक है। तो जब पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है तो इसी के डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन, या तो ये भी कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है। ठीक है भाई। जब हम एक सर्किट में, ठीक है, जब हम सर्किट में जब पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन की जो फ्लो होती है, या जो इलेक्ट्रॉन की फ्लो होती है वो करंट की डायरेक्शन के अपोजिट दिशा में होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट भी फ्लो कर रही है, नहीं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। बस ये कन्वेंशनल मान लिया जाता है कि पॉजिटिव के दिशा में करती है। जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है अपोजिट दिशा में तो पॉजिटिव चार्ज को मान लिया जाता है इधर मूव कर रहा है। ठीक है। चलिए ये सब चीज़ें आपने समझा, हमने ये सब बता दिए। ठीक है। इसे आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है। ये सब नोट्स आप बना लीजिएगा। ठीक है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ करंट पे, कि करंट कितने प्रकार की होती है। ठीक है। ठीक है। करंट कितने प्रकार की? करंट दो प्रकार की होती है, एक होता है अल्टरनेटिंग करंट, दूसरा होता है डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग AC बोला जाता है, शॉर्टकट में AC।
जो हमारे घर में हाउस होल्ड जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, जो टरबाइन वर्बाइन मोटर वोटर को घुमाने से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है, वो हमारी कौन सी है, जो घर में आती है हमारे, वो हम आती है अल्टरनेटिंग करेंट। अल्टरनेटिंग करेंट होती है, ये एसी होती है। और डीसी क्या होती है? डीसी जब हम चार्जर लगाते हैं ना, तो चार्जर से जो चार्जर लगाने के बाद मोबाइल जिससे चार्ज होती है वो डीसी से चार्ज होती है। किससे चार्ज होती है? डीसी से। ठीक है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में जान लेते हैं। जो अल्टरनेटिंग करंट होती है वो ऐसे चलती है, ठीक है, ऐसे चलती है। देखिए करंट बढ़ रही है समय के साथ, देखो टाइम, इधर टाइम दिया, ठीक है, करंट ऐसे 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 करंट देखो बढ़ रही है, ठीक है, यहाँ अपने मैक्सिमम पोजीशन पे आई, फिर क्या, धीरे 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 करंट क्या हो रही है, इस टाइम पे क्या हो गई, जीरो हो गई। फिर ऐसे 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 ट्रेन ऐसे 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 करंट बढ़ रही है, फिर धीरे धीरे जीरो होगी। ठीक है, तो बता दूं आपको कि जो हमारी अल्टरनेटिंग करंट होती है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक पूरा सर्किल कंप्लीट, मतलब कि एक सेकेंड में जो सर्किल कंप्लीट करती है, एक सेकेंड में जो चक्कर जो लगाती है, मैंने एक चक्कर ही हुआ, वो एक सेकेंड में ना 50 बार चक्कर करती है, ये ऐसे करती है। यानी कि 50 बार करने का मतलब कि 100 टाइम। देखो एक चक्कर में 2 टाइम पे करंट क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। देखो करंट 2 टाइम पे क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। 2 टाइम पे क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। यानी कि जो हमारे बल्ब होते हैं, या कोई डिवाइस जो चल रही है, वो 100 बार क्या होती है, बंद होती है, और 100 बार चालू होती है एक सेकेंड में। सोचो, ये आपको दिखता नहीं है क्योंकि हमारा फ्लिकन फ्यूजन रेट जो है क्या होता है, कम होता है। और सबसे ज़्यादा फ्लिकन फ्यूजन रेट मधुमक्खी का, कबूतर का, कुत्तों का ऐसे होता है। यानी कि अगर हम एक सेकेंड में 100 पिक्चर बना रहे हैं, तो वो सब एक सेकेंड में हो सकता है 200, 250, 300, अलग अलग स्पीसीज पे डिपेंड करता है, अलग अलग क्रिएचर पे डिपेंड करता है। यानी कि जो पिक्चर हमने नहीं क्लिक कर पाई है, वो उसे भी क्लिक कर लेते हैं। ठीक है भाई, चलिए। मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन बोथ वेरीज विद टाइम। देखिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी दोनों क्या हो रहा है, टाइम हो जा रहा है, कभी प्लस हो जा रहा है, कभी माइनस हो जा रहा है। ठीक है, दोनों चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अल्टरनेटिव करंट में याद ये करना है, स्ट्रिंग और गर्त के रूप में चलती हैं ये सब। ठीक है, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्शन के साथ क्या होता है, वेरी करता है। उसका जो डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड जो होती है वो टाइम के साथ क्या करती है, वेरी करती है। चलिए, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर का यूज किया जाता है। आप इसे यूट्यूब पे, आप इसे गूगल पे सर्च करके देखिएगा रेक्टिफायर क्या होता है। एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर का यूज किया जाता है। चार्जर में साथ लगे हुए रेक्टिफायर। ठीक है, ये क्या शो करता है, शो द हीटिंग इफेक्ट ओनली। ये केवल हीटिंग इफेक्ट शो करता है। आपने देखा होगा हीटर आता है, प्रेस करने वाला आता है, तो उसको सेकने के लिए आता है ना। आपके घर में जिसके घर में होगा वो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, हमारे घर में तो नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए डायरेक्ट करंट के बारे में। डायरेक्ट डीसी करंट जो होती है, डीसी करंट जो होती है, टाइम के साथ इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज नहीं होता है। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डज नॉट वेरी विद टाइम। टाइम और डायरेक्शन के साथ, टाइम के साथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होता है, वेरी नहीं करता है। ठीक है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्टर का यूज करते हैं। आपने घर में देखा होगा इन्वर्टर लगा है ना, वो डीसी से एसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है भाई, क्योंकि पहले लाइट आती है तुम्हारी बैटरी में, और बैटरी से जो करंट आती है वो क्या होती है, डीसी होती है, लेकिन इन्वर्टर उसे एसी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है भाई, चलिए ये क्या क्या शो करता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। शो हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट। ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के इसका यूज किया जाता है, रेक्टिफायर का यूज किया जाता है। ये क्या शो करता है, हीटिंग इफेक्ट शो करता है। और डीसी क्या करता है, डीसी हीटिंग इफेक्ट के साथ साथ मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट सब शो करता है। ठीक है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करना तो इन्वर्टर का यूज कर लो, सिंपल सी बात है। चलिए आप बता दें, एसी का जो सिंबल होता है ऐसे होता है। ऐसे अगर किसी सर्किट में लगा हो ना तो आप जान जाना कि वो एसी करंट है जो हमारे घर में आती है। ठीक है, ऐसी अगर हो तो समझ जाना कि या बैटरी है या तो सेल है। ठीक है भाई, चलिए नोट में लिखिए। नोट लिखा है कि इन आवर हाउस एसी इज द सप्लाई 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। ठीक है, हाउस होल्ड जो सप्लाई होती है उसमें कितने वोल्टेज लगते हैं, कितने वोल्ट का होता है, कितने वोल्टेज आते हैं, वो 220 वोल्ट आते हैं। उस पर डिवाइस हमारी काम करती है। ठीक है, और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज। ठीक है, आप क्लास 9th में साउंड चैप्टर में हर्ट्ज के बारे में सुना होगा, फ्रीक्वेंसी के बारे में बहुत अच्छे से। अगर आपने नहीं सुना तो हमने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का एमसीक्यू डाला है, उसको आप देखिएगा, उसमें मैं बताया हूँ थोड़ा सा। चलिए अब आते हैं हम ओम्स लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, इसे समझिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ द पोटेंशियल डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एंड ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ ये बोलता है कि जब हम किसी कंडक्टर क्रॉस सेक्शन के थ्रू एक पोटेंशियल डिफरेंस जब लगाते हैं ना तो उसमें जो करंट जनरेट होती है, जो करंट जनरेट होती है, ये तो पोटेंशियल धक्का मारने का काम करता है। जो करंट जनरेट होती है मूवमेंट करने से, वो होता है वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, करंट हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। इसका क्या मतलब है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का डायरेक्टली संबंध का मतलब है कि वोल्टेज अगर वेरी करोगे, बढ़ाओगे तो करंट भी हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर वोल्टेज घटाओगे तो करंट भी क्या होगी, घटेगी। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा V बराबर IR। ये क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखो, ओम्स लॉ इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। अभी रेजिस्टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस का मतलब ये, आपने रेजिस्टेंस के बारे में बहुत सुना होगा। रेजिस्टेंस जो होता है ना, किसी भी कंडक्टर की एक प्रॉपर्टीज होती है रेजिस्टेंस। वो क्या होता है, करंट के फ्लो को क्या करता है, रोकता है, करंट को फ्लो होने नहीं देता है। वोल्टेज तो बढ़ाते जाओ, लेकिन रेजिस्टेंस अगर चाहते होगा तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा, उसे ब्रेक लगा देगा। क्या कर देगा, ब्रेक लगा देगा। ऐसा नहीं कि पूरा एकदम ब्रेक लगा देगा, मतलब अपोज करता है, रोकता है उसे। ठीक है, ओम्स लॉ इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। इसे सब हर एक पदार्थ फॉलो नहीं करते हैं। कंडक्टर फॉलो करते हैं, सेमीकंडक्टर नहीं फॉलो करते हैं। और भी ऐसे कुछ पदार्थ हैं, डायोड हो गए, ये सब चीजें क्या होते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। न गैसेस फॉलो करती हैं, गैसेस जो होती हैं वो भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती। यानी कि डायरेक्ट जो रिलेशन है V बराबर IR, इसे फॉलो नहीं करती हैं। तो क्या बोले, सब्सटेंस विच द ओबेज द ओम्स लॉ आर नोन एज द ओमिक सब्सटेंस। ग्राफ बिटवीन V एंड I स्ट्रेट लाइन। ये देख बताता हूं आपको, यहां पे हमने अच्छे से आपको बताया। देखो, V बराबर होता है I इंटू R। ठीक है, V बराबर होता है I इंटू R। ठीक है, तो आपने कोऑर्डिनेट वाली पढ़े थे ना आपने क्लास 9th में, मैथ था यार। वहाँ कोऑर्डिनेट निकालना था अलग अलग पॉइंट का। वहाँ पे आपने पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन का फार्मूला, y बराबर होता है mx प्लस c। m का है स्लोप होता था, झुकाव।
तो यानी कि v और i का जो ग्राफ होगा, यानी कि देखिए v जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i है, यानी कि स्ट्रेट लाइन एक ग्राफ होगी। ठीक है, देखो v बराबर आई यार, तो v बराबर आई है ना, तो y बराबर mx, m का यहाँ पे r होगा और x का होगा i, तो हमने यहाँ पे i रख दिया और यहाँ पे इसको रख दिया। ठीक है, ये ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ना, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। यानी कि जैसे जैसे हमारा देखो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे देखो करंट, देखो वोल्टेज यहाँ पे गया, करंट यहाँ पे आ गया, वोल्टेज यहाँ पे गया, करंट यहाँ पे आ गया, वोल्टेज यहाँ पे गया, करंट यहाँ पे आ गया। देखो करंट जैसे जैसे बढ़ रही है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं? टेन थीटा बराबर v बाई आई। टेन थीटा अगर तुम्हें क्वेश्चन में दे दिया है कि ये हमारा 45 डिग्री है, तो बताओ, और वोल्टेज भी दे देता और ये भी दे देता, तो बताओ वोल्टेज नहीं देता है, खाली बोल देता है कि इनके बीच जो थीटा है वो 45 डिग्री है, तो बताओ कि रेजिस्टेंस कितना होगा? तो यहाँ पर तो 1045 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। 1045 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। यानी कि v और i दोनों क्या होंगे? सेम होंगे एम्पलीट्यूड में। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन टाइप में ऐसे बन सकता है, एक ऐसे स्लोप है और एक ऐसा स्लोप है। ठीक है, ये जो थीटा है θ2 और ये θ1, तो ये θ2 जो है कम है और ये θ2 बड़ा है, तो बता दो टेन थीटा अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेन थीटा अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यानी कि थीटा भी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे θ1 इज ग्रेटर देन θ2, यानी कि टेन थीटा इज ग्रेटर देन टेन θ2, यानी कि R1 इज ग्रेटर देन R2, यानी कि इसका जो रेजिस्टेंस है, ये जो स्लोप है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये एक कंडक्टर है। ठीक है, एक कंडक्टर ही, इसका स्लोप ये और एक कंडक्टर ये, इसका स्लोप ये, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा और इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। वही चीज़ हमने लिखा है। ये टेम्परेचर है, अलग अलग टेम्परेचर पे एक ही सबस्टांस का अलग अलग रेजिस्टेंस हो सकता है, अलग अलग टेम्परेचर पे, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है टेम्परेचर के साथ भी वेरी करता है। रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर के साथ क्या करता है? वेरी करता है। कंडक्टर में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, कंडक्टर का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है भाई, चलिए अब देख लीजिएगा इसे। ठीक है, अ डिवाइस या सबस्टांस डज नॉट ओबे द ओम्स लॉ, वो कौन सी है? गैसेज हो गए, रेक्टिफायर हो गए, ट्रांजिस्टर हो गए। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। देखो ट्रांजिस्टर, ये सब चीज़ें आप याद भी कर सकते हैं। पूछ देगा कि बताओ रेक्टिफायर ओम्स लॉ को फॉलो करता है? तो कहोगे नहीं। ट्रांजिस्टर ये भी नहीं करता है, गैसेस ये भी नहीं करती। ठीक है, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। अब ये रेजिस्टेंस आता कहाँ से है? ये तो पदार्थ हमने बताया कंडक्टर की प्रॉपर्टीज होती है। तो ये जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं तो उसमें पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं ना, पॉजिटिव आयंस जो होते हैं उनसे क्या होता है? उनका कोलिजन बहुत ज़्यादा होता है, कोलिजन बहुत ज़्यादा होता है। जब वो कोलिजन होता है तो वही क्या होते हैं? रेजिस्टेंस जनरेट करते हैं। क्या होते हैं? रेजिस्टेंस जनरेट करते हैं। इट इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आयन एटम ऑफ अ कंडक्टर, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव आयंस और आयन के बीच में क्या होता है? आपस में कोलिजन होता है, धक्का मुक्की होती है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है? रेजिस्टेंस जनरेट होता है। अगर देखो हमने बताया था कि टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे ना, जब टेम्परेचर बढ़ाते तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन ज़्यादा हो जाएंगे ना, नंबर ऑफ कोलिजन क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे, बहुत ही तेजी से क्या होंगे? जैसे कि आपको किसी खूब बड़ी सी भीड़ लगी हुई है, अगर उस भीड़ में अगर धीरे धीरे निकलना हो उस पार तो आप तो आराम से निकल जाओगे। अगर दौड़ के जाना हो तो आप गिरेंगे, इधर उधर लड़ेंगे, पता चले बीच में कहीं जबरदस्त लड़ गए तो इधर ही रह गए, फिर कहाँ जा पाओगे? समझे? समझ ही गए हो गया। चलिए अब बताते हैं हम डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? वही चीज़ें हमने जो बताया। ठीक है, तो आपको बता दूं रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिपेंडेंट ऑफ फॉलोइंग फैक्टर। कौन कौन से? लेंथ पे। अगर किसी कंडक्टर का लेंथ अगर बढ़ा देते हैं, जैसे वायर होता है ना, एक पतला वायर है सेम लेंथ का और एक मोटा वायर है सेम लेंथ का। ठीक है,
एक पतला वायर है सेम लेंथ का, एक मोटा वायर है सेम लेंथ का। अगर पतले वायर में वोल्टेज अगर दे रहे हैं तो उसमें अगर 2 एम्पियर की धारा बह रही है, तो अगर हम मोटा वायर जो है उसमें अगर उतनी ही वोल्टेज देंगे ना, तो हो सकता है ना कि 2 एम्पियर से ज़्यादा करंट उसमें बहे। क्योंकि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आपको बता दूं, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इस वजह से अगर एक मोटा वायर है और एक पतला वायर है, एक मोटा वायर है तो एक पतला, सेम लेंथ के, तो मोटा वायर में एक मोटा वायर है, देखिए ये मोटा वायर है, ठीक है, ये मोटा, और ये पतला वायर है सेम, इसका भी एल। तो इसमें रेजिस्टेंस जो होगा ना वो क्या होगा, कम होगा कंपेयर टू इसके, इस वाले के। इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना लंबाई बढ़ाओगे ना रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है भाई। देखिए ये क्वेश्चन बनते सकता है ऐसे कि अगर एक वायर है जिसकी लेंथ r है, ठीक है, अगर उसे n भागों में क्या करते हैं, काट देते हैं, n भागों में काट देते हैं, तो प्रत्येक पार्ट का जो रेजिस्टेंस होगा कितना होगा, r/n होगा। जैसे कि अगर एक लेंथ है जो एक वायर है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे बताता हूँ अच्छा सही से, जैसे बताता हूँ, एक हमारा ये वायर है, ठीक है, वायर की लेंथ l है, इसके अगर मैं 4 टुकड़े करता हूँ, 1 2 3 4 टुकड़े, ठीक है, तो प्रत्येक टुकड़े का लेंथ कितनी होगी, l/4, इसका भी l/4। तो इसी प्रकार अगर एक वायर है, अगर इसका, क्योंकि r जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ है, अगर ये r रेजिस्टेंस अगर इसके n टुकड़े करता हूँ तो प्रत्येक टुकड़े का जो लेंथ होगा कितना, r/n होगा, इसका भी r/n, ऐसे से सबका r, ठीक है। तो अ कंडक्टर वायर हैविंग अ रेजिस्टेंस r इज द कट इन द n इक्वल पार्ट, सो द रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट विल बी r/n। वही चीज़ें जो हमने बताया उसे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया, ताकि आप नोट्स बना लें, आप जब एक बार पढ़ें तो आपको याद हो जाए। ठीक है, लेंथ पे डिपेंड करें। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शन। यानी कि जो रेजिस्टेंस होता है ना वायर की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना मोटा वायर होगा उसमें उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा, बस सिंपल सी बात है। यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर ए बढ़ेगा तो आर क्या होगा, घटेगा। जितना मोटा वायर होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा और उतना ही अच्छा करंट क्या होगा, फ्लो होगा। ठीक है भाई, ये चीज़ें हमने बताई। ये सेम लेंथ की है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, मोर आर, इसका होगा लेस आर। ठीक है, लेस रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, ये चीज़ें आपको बता दी। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, आपने बहुत से ऐसे फिगर देखे होंगे। ठीक है, आज मैं आपको बताता हूँ। तो दो तरीके से कॉम्बिनेशन होता है, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो होता है, जब हम बैटरी लगाते हैं तो इसमें जो करंट फ्लो होगा, तो यहाँ से देखो एक सीधी लाइन में, ठीक है, करंट रेजिस्टेंस लगे हुए, तो यहाँ से जो करंट जाएगा यहाँ से भी सेम जाएगा, यहाँ से भी सेम जाएगा, लेकिन इन सबके पास पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा अलग अलग होगा। सबके पास जो पोटेंशियल होगा वो अलग अलग होगा। यही वी वोल्ट नो सब में क्या हो जाएगा, बट जाएगा। जैसे कि अगर हमने 10 वोल्ट दिया है, 10 वोल्ट दिया है, तो हो सकता है कि इसके पास 2 वोल्ट जाए, इसके पास 3 वोल्ट जाए और इसके पास 5 वोल्ट जाए। ठीक है, तो सीरीज में जो होता है वोल्टेज का होते हैं, वेरी करते हैं, बदलते हैं, हर एक रेजिस्टेंस के अलग अलग होते हैं, लेकिन करंट क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो देखो बाय ओम्स लॉ यहाँ का तब क्या हो जाएगा, V बराबर I इंटू आर। देखो टोटल वोल्टेज जो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 हमने बताया था अभी,
तो वी आई जो, तो वी आई जो है, वी जो है वो आई आर, आई मतलब टोटल करंट, ये टोटल करंट, ये तो सब में सेम है। और आर जो होगा वो क्या होगा, टोटल इन सबको कॉम्बिनेशन का, ठीक है, इक्विवेलेंट। तो इसको रखोगे यहाँ पे, तो वी बराबर आई आर, यहाँ पर रखोगे ओम्स लॉ के अनुसार, वी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई आर वन, आई आर टू, आई आर थ्री। अब आई आई सबका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, सबका आई आई कट जाएगा। देखो सबका आई, देखो यहाँ पे ओम्स लॉ के अनुसार यहाँ के हमने बताया कि यहाँ पे वोल्टेज दो दिया है, यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे, ये तीनों के वोल्टेज, तीनों के क्रॉस, तीनों के पास जो वोल्टेज है ना उनका ये सम होगा। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब करंट तो सबके में सेम होगा ना, तो जो टोटल जहाँ यहाँ से जो गई है वही तो सबके पास होगी। तो यानी कि आई आर हो गया, यहाँ पे रखो, यहाँ पे आई और आर इक्विवेलेंट। तो आई से आई सब चीज़ें क्या हो गई, कट गई। तो क्या बच गया, आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि अगर तुम्हें सीरीज में सिंपल से दिया हो ना, तो सीरीज में अगर तुम्हें दिया हो तो अगर इक्विवेलेंट रजिस्टेंस माने टोटल रजिस्टेंस अगर काउंट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, टोटल सबको क्या कर दो, आपस में जोड़ दो, बस सिंपल सी बात, निकल जाएगा बस। वही चीज़ें हमने क्या हो गया यहाँ पे लिखी है, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब नोट थोड़ा है, नोट द equivalent resistance is always greater than the resistance of any one the resistance connected in the series। यानी कि जो टोटल इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, किसी एक जो सर्किट में लगे हुए रेजिस्टेंस है, किसी भी कोई भी एक रेजिस्टेंस उठा लो, उससे क्या होगा, हमेशा ज़्यादा होगा। और जाहिर सी बात है ज़्यादा होगा, क्योंकि ये तो तीनों के कॉम्बिनेशन का है ना, तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा होगा, ठीक है। इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं देखो बताता हूँ। देखो क्वेश्चन, ये हमारा 2 वोल्ट की बैटरी है, सीरीज में क्या हो गया, रेजिस्टेंस यहाँ पे लगे हुए, तो बोला है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, 2 3 3 3 6 यानी कि 6 ओम। अच्छा, तो बोला है कि बताओ कि इसमें धारा कितनी जा रही है। तुम्हें पता है V बराबर आई आर होता है, तो V की वैल्यू 2 दिया है और I की वैल्यू तुम्हें नहीं मालूम है, और R इक्विवेलेंट अभी हमने निकाला है 6, तो हो जाएगा 1.3 एम्पियर। ठीक है भाई, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, बस आज यहीं तक, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, कमेंट करके जरूर से बताइएगा, और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करिएगा। मैं भी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा, लेकिन पहले लेक्चर खत्म हो जाए तब, ठीक है भाई। बाय।